जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जैसा आपका असली पेपर आएगा, जो आपकी असली शिफ्ट होगी, वैसा एक ऐसा सैंपल पेपर हम लोग देखेंगे जो चारों विषयों को साथियों कवर अप करेगा। यानी कि आज की वीडियो भी साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में जो आपका असली पेपर होगा उसमें किस टाइप के किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन सवालों को कर सकते हो तो यह माना जाएगा आप अपने उस एग्जाम को भी कर सकते हो जो आपके एग्जाम हॉल में होगा। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ, यानी कि पूरे सिलेबस का निचोड़ आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि दीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको पता साथियों क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उसको फलाहारी कहा जाता है, जो केवल फलों पर जीवन निर्वाह करता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अन्नहारी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, अन्न खाने वाले को अन्नहारी कहा जाता है। शाकाहारी की अगर बात करें साथियों, जो जैसे कि अगर बात करें जो साग सब्जी खाता है ना, उसको शाकाहारी कहते हैं। और अल्पाहारी उसे कहते हैं जो कम भोजन करता है, उसको साथियों अल्पाहारी कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इहलोक का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो इहलोक का विलोम क्या होता है साथियों, परलोक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सांसारिक यहां पर लिखा हुआ है, सांसारिक का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, परलौकिक बताना है। सांसारिक का विलोम। अगर साथियों भौतिक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आध्यात्मिक आपको बताना है, और लौकिक का विलोम आपसे पूछा जाए तो अलौकिक आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कमल का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कमल का समानार्थी शब्द पयोज हो जाएगा, और पयोज कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको बताना है लक्ष्मण कैसे लिखा जाता है। तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है लक्ष्मण। उसके बाद देखिए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, क्या इसमें दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, बताइए। देखिए यहां पर सीढ़ियों जो है वो ऐसे नहीं लिख साथियों, सीढ़ियों लिखा जाता है, सीढ़ियों लिखा जाता है साथियों कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके ये करके सीढ़ियों। तो ये होना चाहिए साथियों, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है साथियों। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है साथियों, मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, यानी कि खाली जगह है वो यहां पर है। तो कहा जा रहा है साथियों, मन में टकराव उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, ये होगा। मन में द्वंद होने के उत्पन्न से, मन में संघर्ष, या मन में साथियों युद्ध। तो मैं कह सकता हूं मन में द्वंद उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, ये पूरा वाक्य होगा। और खाली जगह में जो शब्द आएगा वो द्वंद शब्द आएगा। उसके बाद देखिए कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर यौगिक का विलोम की अगर बात करते हैं साथियों, यौगिक का विलोम अयौगिक हो जाता है। लचीले का विलोम क्या हो जाता है साथियों, क्या लचकीला, लचकीले का विलोम साथियों कड़ा हो जाता है। यौवन की विलोम की अगर बात करें साथियों वार्धक्य हो जाता है। योगी का वियोगी नहीं होता है साथियों, योगी का विलोम होता है भोगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर क्या है, आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको तो गगनचुंबी कहा जाता है साथियों, आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आकाशवाणी पता है आकाशवाणी का मतलब क्या होता है, आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को क्या कहा जाता है, तो आकाशवाणी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उदार शब्द का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर कृपण का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताना है आपको साथियों, उदार बताना है। तो कृपण का विलोम उदार, या उदार का विलोम पूछा जाए तो कृपण आपको बताना है। आसक्त का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको बताना है, अनासक्त आपको बताना है। अगर अनुदात्त का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, अनुदात्त। और साथियों विनीत का आपसे, देखिए विनीत की अगर बात करें तो विनीत का विलोम तो उद्धत होता है, और अनुदात्त की अगर बात करें, अनुदात्त का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
अगला सवाल देखिए साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे कहा जा रहा है उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है, तो उत्कृष्ट की अगर बात करें साथियों, उत्कृष्ट की अगर बात करें कुछ इस प्रकार से साथियों लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक मुहावरा यहां पर आपको दे रखा है साथियों, रंग लाना। रंग लाने का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। परिवर्तन होना, धाक जमना, प्रभाव उत्पन्न करना या प्रोत्साहित होना। रंग लाना यानी कि प्रभाव उत्पन्न करना, आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। 12 सवाल हो चुके हैं, 8 सवाल हिंदी के लगभग और आपके सामने से गुजरेंगे। आपसे कहा जा रहा है साथियों, मुझे है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। अब यहां पर आपको साथियों खाली जगह एक दी गई है, मुझे गिलानी है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, या मुझे खेद है, या मुझे शोक है, या मुझे हर्ष है। यहां पर खाली जगह में जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, और पूरा वाक्य ऐसे बन जाएगा कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। देखिए जो खाली जगह वाले साथियों प्रश्न होते हैं ना, ये लगभग मान के चलिए 20 हिंदी के सवालों में से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हर बार मैं आपके लिए खाली जगह के सवाल भी साथियों लेकर आता हूं। ठीक है ना। यानी कि जैसा आपका पेपर पूछा गया पिछली साल में, जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था, जैसे हिंदी के क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन, वो सारे जैसे जीके वगैरह क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन साथियों मैं लेकर आया हूं। ठीक है ना। तो ये सवालों को अगर आप देखेंगे, इस क्लास को अगर आप देखेंगे, तो मेरा मानना है कि इतने निपुण आप बन जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में। कम से कम इतना निपुण मैं आपको बना दूंगा कि जो फाइनल लिस्ट हो साथियों, जो सिलेक्शन वालों की फाइनल लिस्ट में हो, उसमें आपका नाम हो। जरूरी नहीं कि आपका नाम सबसे ऊपर हो या ऊपर वाले लोगों में से ऊपर हो, लेकिन बीच में कहीं भी उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि फिर अगर आप टॉप में आना चाहते हैं, टॉप 1000 में, टॉप 100 में, फिर उसके लिए बहुत आपको पढ़ाना पड़ेगा, और उतना आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। तो समझदारी इसी में होगी कि सिर्फ उतना पढ़िए कि जिससे सिलेक्शन हो जाए, यानी कि जो आपकी कट ऑफ रहे उससे कुछ नहीं 10 नंबर सातों आपके ज्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो फाइनल कट ऑफ हो आपकी, है ना। और इतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई आईएएस पीसीएस वाले लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डेली एक क्लास में एसएससी जीडी के लिए लेता हूं, डेली टारगेट सिलेक्शन पर इसको सर्च करिए, वीडियो वाले सेक्शन में आइए, वहां पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। तो पदार्थ आपको बताने कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है पदार्थ। कह रहे कि हिमालय का इसमें से समानार्थी शब्द साथियों क्या होगा। तो हिमालय के तो बहुत सारे समानार्थी हो सकते हैं, जैसे कि जो नगराज शब्द की अगर बात करें, ये हिमालय का ही तो सातों एक समानार्थी शब्द है। उसके अलावा पर्वतराज, ये भी सातों हिमालय का ही एक समानार्थी शब्द है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि वह पहलवान बन गया, क्या वह पहलवान बन राम खूब कसरत करता, ये क्या साथियों। देखिए यहां से शुरू है, राम खूब कसरत करता है, और फिर खाली जगह है, और फिर ये वाला चीज जो है ना वो यहां पर आएगी, वह पहलवान बन जाए, वह पहलवान बन जाए, ऐसे करके है। तो इस खाली जगह में क्या सातु आना चाहिए, वह खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इसलिए वह पहलवान बन जाए, ताकि वह पहलवान बन जाए, ताकि सातों यहां पर आएगा। यानी कि पूरा वाक्य क्या हो जाएगा कि राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे एक शब्द दिया गया आपको और विलोम पूछा जा रहा है कि छली का सातों विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए अगर धूर्त का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो धूर्त का विलोम क्या हो जाएगा सातों, भद्र हो जाएगा। कपटी की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। कपटी का विलोम निष्कपट हो जाएगा। और निश्चल की अगर बात करें साथियों, निश्चल का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल की अगर बात करें साथियों छली हो जाएगा, निश्चल का छली। और अगर बात करते जो कि साथियों यहां पर लिखा हुआ, और निष्फल की अगर बात करें तो निष्फल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, फल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कहने के दाहिना हाथ होना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना। बिल्कुल देखिए कहते नहीं ये मेरा दाहिना हाथ है, यानी कि ये दाहिना हाथ होना मतलब ये मेरे लिए बहुत सहायक है ना, मेरी मदद करता है, तो उसको साथियों जो बहुत ज्यादा मदद करता है उसको कहते हैं दाहिना हाथ। तो कुल मिला के आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं आगामी का मतलब क्या होता है, जो भविष्य में आने वाला हो उसको आगामी कहा जाता है। प्रतिगामी की अगर बात करें, विपरीत दिशा में चलने वाले को साथियों प्रतिगामी कहा जाता है। और अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं अनुगामी की, तो आपको ध्यान रखना है किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अनंत शब्द का साथियों पर्यायवाची में से क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए
अनंत पता किसे कहा जाता है साथियों? अनंत कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, आकाश को कहा जाता है साथियों अनंत। आकाश को नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, व्योम कहते हैं। समुद्र की अगर बात करें साथियों, समुद्र को सागर कहते हैं, है ना, जलधि कहते हैं। और देव की अगर बात करें साथियों, देव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है साथियों, है ना, अमर कहते हैं। पर्वत को क्या कहा जाता है? पर्वत को भूधर कहते हैं, अचल कहते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर बात करें 20 सवाल आप लोगों ने देखे हिंदी के, अब साथियों हम लोग जीके के सवालों को देखेंगे, लगभग 20 सवाल। तो इसमें से भी आप लोग देखते जाइएगा, बहुत शानदार सवाल साथियों मैंने यहां पर लिए हैं आपके लिए। तो आपसे अगर बात करें, कह रहे कि पाल वंश का शासक कौन था, तो मैं कहूंगा गोपाल साहब जो थे ये पाल वंश के ही तो संस्थापक थे। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे, तो मैं कह सकता हूं 1191 की अगर बात करें साथियों, मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। उसके बाद देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो उस समय तो साथियों मुगल सम्राट का शासन था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो एक तरीके से अगर बात करें कहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था, तो मैं कहूंगा लाहौर अधिवेशन में यह काम हुआ था। लाहौर अधिवेशन इस सवाल का जवाब होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है क्या अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या नमक कर के विरुद्ध? बिल्कुल साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, तो अगर बात करते हैं 1941 में प्रवेश किया था। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो मैं कह सकता हूं 1939 से लेकर 1945 तक साथियों दूसरा विश्व युद्ध चला था। यह बात आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह के भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में साथियों कहता है अनुच्छेद 19, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 की, तो ये समानता के अधिकार के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात करें तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इतने सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूची अवधि क्या है, तो पता सा तो 1 महीना है। 1 महीना आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। अच्छा साथियों एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 पीडीएफ तैयार की गई है। पहली पीडीएफ में आपको साथियों दी जाएंगी 10 मॉडल पेपर, यानी कि जैसे इस बार 2026 में आपका पेपर आएगा वैसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा साथियों दूसरी पीडीएफ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्यूशन के साथ। और तीसरी पीडीएफ में आपको मिलेंगे साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। मेरा मानना है कि अगर ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ तैयार कर ली तो जितने भी करंट अफेयर के आपके सवाल पूछे जाएंगे वो इसी पीडीएफ में से आपको मिलेंगे। और ये समझ लीजिए प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं 50% पेपर साथियों कॉपी किया जाता है। तो जो आपका 50% पेपर आएगा वो उस वाली पीडीएफ से आ जाएगा और कुछ नहीं 20 से 25% पेपर साथियों इसमें से आ जाएगा। लगभग 70 से 75% आपका पेपर इन सारी पीडीएफ में से देखने को आपको मिलेगा। तो अगर ये पीडीएफ की बात करें मैंने इसको बहुत अधिक 100, 200, 300 रुपए नहीं सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों ये पीडीएफ आपको दे रहा हूं ताकि हर बच्चा इसको लेकर अपने पेपर को पास कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं कि देखिए धन विधेयक के बारे में अगर बात करें तो ये तो अनुच्छेद 110 से संबंधित है साथियों धन विधेयक। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना
स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो अगर आपका जवाब साथियों मनीला है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की तो ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कोयम्बटूर की अगर बात करें, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। उसके अलावा अगर बात करें, आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर साथियों कानपुर शहर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो आपको मैंने बताया। भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। ये 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली भाषा की अगर बात करिए सिक्किम में बोली जाती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। तो किसकी बात चल रही है, भारतीय सेना की बात चल रही है, करंट अफेयर के सवाल है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल फिलहाल में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर शुरू किया गया है, ये राजस्थान में शुरू किया गया है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की बात चल रही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। उसके बाद देखिए एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। तो किसकी बात चल रही है, यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट की, मुंबई एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। तो मैं कह सकता हूं बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद साथियों आपके हिंदी के क्वेश्चन हो चुके, आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके, और अब साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को मैंने सम्मिलित किया है इस वीडियो में जो आपके संभावित सवाल हैं, जो आपके आने की पूरी साथियों संभावना है। चलिए तो रीजनिंग के इन सवालों को देखिए, इसमें आसान सवाल भी हैं, कठिन सवाल भी हैं, है ना। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा मान लीजिए आपके पास ऐसा है चौकोर टाइप का, आपने इसको बीच से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आप ऊपर ले गए, है ना, ऊपर आपने कर दिया। उसके बाद अब आपके सामने ऐसे एक करती आ गई, आपने बीच से यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप राइट पर ले गए। अब आपके पास एक ऐसा टुकड़ा आ गया, आपने किया क्या, आपने यहां पर गोला बनाया, आपने यहां पर चौकोर बनाया और आपने यहां पर बड़ा सा चौकोर बनाया। जब आप इसकी तह खोलोगे जो आपने लगाई थी, 1 2 3 तह लगाई थी, 3 तह खोलोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा या सातु ऐसा। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां पर अगर बनाने की कोशिश करूं इसको, तो ये 4 है, 4 बार खुलेगा, है ना। यहां पर देखिए एक बड़ा सा चौकोर है और यहां पर एक छोटा सा चौकोर है और यहां पर एक गोला है, तो गोला यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। गोले के आगे गोला कहां कहां आएगा, सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए गोला कहां कहां आएगा। देखिए गोला यहां आएगा, है ना। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए। उसके अलावा चौकोर आपका यहां पर आएगा, चौकोर बड़ा वाला सा तो यहां पर आएगा। अब यहां पर एक चीज ये देखिए साथियों कि अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये 4 आना चाहिए, 1 2 बड़े वाले 4, एक ये और एक ये, लेकिन यहां पर 3 दे रखे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, यहां पर 2 दे रखे हैं ये भी गलत हो जाएगा, यहां पर सातों 4 दे रखे हैं, यहां पर भी 4 दे रखे हैं। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए ये आसपास 4 गोले हैं, लेकिन यहां पर तो 4 गोले हैं, लेकिन यहां पर एक गोला है, ये चौकोर है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए, मैं कहूंगा ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के
एक समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। यहां पर कहा गया है कि इसी क्रम में बैठे हैं। किस क्रम में? P फिर Q फिर R S T U V W, यानी कि इसी क्रम में बैठे। तो सबसे पहले साथियों हमने क्या बना लिया? एक गोला बना लिया यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 साथियों 8। यहां पर एक बात कही गई है, वामावर्त। वामावर्त क्या होता है साथियों? ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक शब्द होता है दक्षिणावर्त, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, जैसे कि 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा। लेकिन अगर वामावर्त की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर 1 यहां पर है तो फिर 2 इधर होगा, 3 इधर होगा, 4 इधर होगा, 5 इधर होगा। इसको ही ऐसे ही बैठाना है। उसके बाद कहने कि एस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए अगर एस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो मैं कहूंगा एस यहां पर बैठेगा और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तभी तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ हो पाएगा, क्योंकि ये दिशा दक्षिण होती है, ये दिशा पूर्व होती है, ये दिशा उत्तर होती है, ये दिशा साथियों पश्चिम होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि V और Q आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो Q बैठने के किस दिशा में ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, अगर S यहां पर है, ये वाला S यहां पर आ गया है, तो अगर बात करते साथियों उसके बाद क्या आएगा? उससे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? इससे अगर बात करते साथियों क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा, उसके बाद V आ जाएगा, उसके बाद साथियों यहां पर W आ जाएगा, खत्म। अब इससे पहले क्या क्या है साथियों? R है, देखिए, उसके बाद Q है और उसके बाद साथियों P है। तो ये P Q R S ये एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हैं, यानी कि ये वामावर्त में बैठे हैं। उसके बाद एक बात यहां पर कही गई है कि V और Q आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो V और Q को हटा दीजिए। V कहां पर है? यहां पर है, और Q यहां पर है, तो यहां पर आप Q की जगह V रख दीजिए और यहां पर फिर क्या रख दीजिए? V और Q आपका साथियों यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा जा रहा है कि Q बैठने की किस दिशा, मतलब Q के बैठने की दिशा ज्ञात कीजिए। तो Q कहां पर है? देखिए जरा साथियों, Q आपका यहां पर है, यानी कि Q कहां पर बैठा है? तो मैं कहूंगा ये दिशा, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है। पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ वो बैठा हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो प्लस वाला चिन्ह है, इस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह मौजूद होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर ये @ लिखा हुआ, @ का अगर आपसे विपरीत पूछता ना तो आप हैशटैग बता देते, है ना। उसके अलावा साथियों अगर ये एस लिखा हुआ है, एस का विपरीत पूछता तो आप क्या बता देते साथियों? आप बता देते प्रतिशत। ये डॉलर वाला साइन है मेरे ख्याल से, एस नहीं है ये। अब बचा गया साथियों प्लस बचा। प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा? प्लस का विपरीत साथियों बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्लस का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, बराबर होगा, और बराबर आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में एक आता ही आता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। सबसे पहले इसमें से कौन सा वर्ड आ सकता है? यहां पर लिखा हुआ है साथियों, एक तरीके से बात करें PEG, बाकी सब में PR लिखा हो, तो R तो बाद में आता है क्योंकि R 18 पर होता है, G 7 पर होता है। तो सबसे पहले साथियों पहला ही आ जाएगा। अब इसमें से देखिए PER सब में है, ये S 19 पर आता है, O 15 पर आता है, तो ये O वाला पहले आएगा। इससे यहां पर C है, ये तो फिर सबसे पहले आ जाएगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, यानी कि 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। अब इसमें से बताइए कौन सा पहले आएगा? S यहां पर क्या है? यहां पर S है, यहां पर O है, तो मैं कहूंगा O पहले आता है, S बाद में आता है, यानी कि pहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। 145 32 कहां पर लिखा हुआ है? 145 32 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके GN21Q के अगर ये दर्पण में आप देखोगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, ये आपको यहां पर बताने। देखिए जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन K का मुंह दाएं तरफ है, K का मुंह सातु बाएं तरफ आ जाएगा। Q की अगर बात करें, Q कुछ ऐसे बन जाएगा। 1 की अगर बात करें, 1 कुछ ऐसे बन जाएगा। 2 कुछ ऐसे बनेगा। N की अगर बात करें तो N कैसे बनेगा? N सातु ऐसे बनेगा। और G की अगर बात करें, G कुछ ऐसे बनेगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर बना हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए भरपूर मेहनत की जाए, मैं अपनी
पूरी जान लगा दूं, इतना आपको पढ़ाऊं और इतने आपको क्वेश्चन दूं कि आप बहुत आराम से इस परीक्षा को क्रैक कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये एसएससी जीडी की जॉब आपके लिए साथियों बेस्ट है। कैसी है साथियों? बेस्ट है। और अगर वाकई में अपने अंतिम रूप से ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि इस बार एसएससी जीडी 2026 वाली वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हालत में, तो आपका स्वागत है मैं कहूंगा। यानी कि मैं आपको साथियों इतना पढ़ा दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए है मुझसे। और मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना साथियों कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो आप हमारी हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हो और मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो वीडियो को बिना कहे लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी फ्री क्लासेस मिल पाएंगी। और मैं कहूँगा फ्री क्लास में मैं इतना कंटेंट दे रहा हूँ, इतना दम लगा रहा हूँ कि जितना शायद कोई आपसे हजारों रुपए देकर भी आपको ऐसा ना पढ़ा रहा हो, इतना मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इसलिए तो ये फ्री जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये उससे ज्यादा बेस्ट है मैं कहूंगा जो आपको पेड पैसे लेकर साथियों पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, एक नंबर सीरीज वाला सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 31 आएगा, और उसके बाद 41 आएगा। तो यहां पर अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं सोचता हूं देखता हूं क्या है। देखिए 2, 5, 11, 17, 31 ये सारे साथियों अभाज्य संख्याएं मुझे लग रही हैं, और ये सारी की सारी अभाज्य संख्या ही हैं। तो 17 के बाद देखिए 21 तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 21 एक अभाज्य संख्या थोड़ी ना भाई साहब, ये तो 3 से 7 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी 17 के बाद वाला ही नंबर आना चाहिए और 31 से पहले आना चाहिए। 29 की अगर बात करें या 23 की बात करें, मैं कहूंगा 23 आ जाएगा, क्योंकि फिर 29 तो 23 के बाद आएगा। तो यहां पर अगर बात करें यहां पर अगर बात करें 23 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इसके क्रम में अगला होगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेआउट को WRRVDI लिखा जाता है, तो चेतक को सातों क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, एल से सातों W हुआ है, ठीक है, 12 से 23 हुआ है, ए से आर हुआ है, 1 से 18 हुआ है, वाई से 18, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये लॉजिक अब नहीं है। तो अगर सातों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर सातों हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि ये W मैं आपको यहां पर लिख कर समझा देता हूं, LAYOUT, वो लॉजिक लग सकता है, जरूरी नहीं वो लॉजिक लगे। उसके बाद WRRVDI, यहां पर अगर बात करें मुझे ऐसा लग रहा है सातों जैसे कि ये T है, T से यहां पर W हुआ है, क्योंकि यहां पर कितना घटाया गया है सातों, कितना बढ़ाया गया है, यहां पर अगर बात करें सातों +3 बढ़ाया गया है, T 20 पर, W 23 पर, U होता है 21 पर, R होता है 18 पर। यहां पर सातों अब 3 घटा दिया गया है और 15 से 18 हो गया है। अब यहां पर सातों 3 बढ़ा दिया गया है। Y की अगर बात करें, अब सातों 3 यहां पर घटाया गया है, यानी कि 3 घटाना 3 बढ़ाने वाला मैटर यहां पर सातों चल रहा है। तो इसमें भी हम यही चीज लगा देंगे, है ना। अब देखिए K है, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने एक 3 बढ़ाया है। तो जब K में सातों आप 3 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, K L M N आ जाएगा। तो N यहां पर है या तो यहां पर है। ए में अब सातों क्या करोगे, आप 3 घटाओगे। तो जब आप सातों ए में 3 घटाओगे तो क्या X आएगा, नहीं सातों कितना आएगा, मैं कहूंगा W आएगा। तो ये वाला आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें 36A ब्रैकेट के अंदर है 15C4 और 15C4, उसके बाद B है, उसके बाद 21A 13 है, उसके बाद A फिर 24 है, फिर डी है, ब्रैकेट के अंदर 16D 2 है। तो यहां पर कहा गया कि ए का अर्थ क्या है सातों, ए जहां पर आपको दिखे वहां पर प्लस लिख देना। बी का अर्थ की अगर बात करें, बी का अर्थ सातों क्या है, ये माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। सी के अर्थ की अगर बात करें गुणा है, और डी का अर्थ क्या है सातों डिवाइड, यानी कि यहां पर क्या भाग होना चाहिए, तो भाग है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें तो सातों देखिए सबसे पहले ये लिख लीजिए 36 और फिर ये लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए, क्या दिक्कत है ना। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 15 और सी का मतलब है गुणा और फिर 4 आ जाएगा। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर 21 प्लस 13 की अगर बात करें 13 आ जाएगा, और फिर ए है यानी कि प्लस, फिर 24 आपका आ जाएगा। डी का मतलब भाग है, ब्रैकेट के अंदर क्या है सातों 16 है, डिवाइड आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए 36 आ गया, ये प्लस 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस 21 और 13 की अगर बात करें तो 4 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। 24 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भाग दोगे तो 2 एकम 2 2 8 16 आएगा, और
8 8 आ जाएगा, 8 की 24 से करोगे तो 8 3 24 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आप 3 रख लो, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब इसको जोड़िए, 60 और कितना हो जाएगा सातों, 96 हो जाएगा, 96 माइनस 34 प्लस 3 आ जाएगा। 96 में से 34 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचता है साथियों, ये आपका 62 बचता है। 62 और 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो 65 आएगा। और 65 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 2 बहनें हैं जिनका नाम है रजनी और रानी। 2 बहनें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। यानी कि अगर रजनी 2x है तो रानी कितनी है साथियों, 3x है, ठीक है, 2x और 3x हो गई। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं साथियों ये रजनी है और रानी की अगर बात करें 3x है, 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 हमें प्लस करना पड़ेगा। 6 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात होता है वो 3:4 हो जाता है, यानी कि फिर रजनी की आयु 3 हो जाती है और रानी की आयु 4 हो जाती है। तो इसको सॉल्व करिए, है ना। रजनी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, रजनी की वर्तमान आयु कितनी है, 2x है, यानी कि आपसे 2x की वैल्यू यहां पर पूछी जा रही है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 2x की तो बहुत आराम से निकाल देंगे। पहले इसको कैलकुलेट करके यहां से x का मान साथियों आप लोग निकालिए। देखिए 4 दूना 8 यानी कि 8x हो गया, प्लस 4 छंग आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 3 3 आपका 9x हो जाएगा, प्लस 3 छंग 18 आपका हो जाएगा। अब देखिए 9x ये है बराबर के उधर 8x है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इधर अगर बात करें साथियों 24 बराबर के उधर 18 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। अब बहुत आराम से साथियों रजनी की आयु हम निकाल सकते हैं। रजनी की आयु 2x है और x बराबर 6 है, तो 2 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। यानी कि रजनी की आयु कितनी है साथियों, 12 वर्ष है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं रानी की आयु कितनी है तो एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए जवाब आपका साथियों क्या होगा। देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, 6 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद साथियों 214 है और अगला नंबर क्या होगा, और फिर साथियों आना चाहिए 1942। तो ये आपके लिए है, आप इसका जवाब मुझे बताइए फटाफट। देखिए अगर थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाए तो 6 से 22 हुआ है, 6 3 18 और हम 4 जोड़ दें उसमें तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 की अगर बात करें, 22 से 70 जो है मुझे ऐसा लग रहा है फिर से साथियों 3 से गुणा करो, 22 3 66 और फिर से इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, ये तो कुछ लग रहा है हो जाएगा। 70 से अब देखिए 3 से गुणा तो यहां पर भी 3 से गुणा करिए, 7 3 21 210 हो गया, 210 ये 214, यानी कि यहां पर भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां पर भी पहले 3 से गुणा कराइए, यानी कि 214 की गुणा 3 से कराइए और फिर उसके बाद साथियों उसमें 4 जोड़ दीजिए। 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, इसमें साथियों 4 जोड़ दीजिए, कितना आपके सामने आ जाएगा, 446 आ जाएगा। और 446 क्या, सॉरी 646 आ जाएगा, 646 का ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगर आपको बिल्कुल पक्का करना हो आंसर तो इसमें भी 3 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो साथियों 1942 ही आना चाहिए और आएगा भी साथियों, मेरी उम्मीद है पूरी। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर देखना है और बताना है आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा आपके पास ऐसा है, आपने इसको यहां से विकर्ण से साथियों फोल्ड किया और ये नीचे वाला पार्ट आप ऊपर ले गए, फिर आपने एक और इसको साथियों फोल्ड लगाया, है ना। अब आपके पास ये वाला कागज का टुकड़ा आ गया, आपने यहां पर 2 होल किए, क्या किए, 2 होल किए। 2 होल करके साथियों मैं देख लूं एक बार, 2 होल कर लिए। अब जब 2 होल करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए एक होल यहां पर है तो एक होल यहां पर भी होगा, एक होल यहां पर भी होगा, फिर एक होल यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो ये कौन सी आकृति में साथियों आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहूंगा ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति में मुझको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अगर आपका जवाब यहां पर साथियों है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि FLOAT को ROU लिखा जाता है, CLAIM को OAV लिखा जाता है, तो आर्म्ड को साथियों क्या लिखा जा सकता है। एक अच्छा बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं 1 से 2% 3% लोग जो हैं जिनको ये क्वेश्चन साथियों आसान लगते हैं, तो मैं उनसे एक तरीका कहूंगा, अगर वाकई में आसान लगते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप एक काम किया करिए, जैसे ये मैंने क्वेश्चन है, अब आप यहां पर एक पॉज का ऑप्शन होगा,
क्वेश्चन को पॉज करिए, आप कॉपी पेन लेके लीजिए, आपको 1.5 मिनट दिए जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट आपको दिए जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को अनपॉज करिए, चलाइए, देखिए जो मैंने आंसर बताया था कि आपका आंसर वही आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा आप हर एक सवाल में किया करिए, आप रीजनिंग के हर एक सवाल में करिए, आप मैथ के हर एक सवाल में करिए, है ना, क्योंकि यही चीज तो आपको सातों एग्जाम में करना होगी। एग्जाम में क्या है, आप दनादन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लगाते जाओगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने आंसर सही किया या गलत किया। तो इसमें एक अच्छा तरीका है, आपको तुरंत, आपने इधर आंसर लाया, मान लीजिए आपने बी ऑप्शन लगाया, 1 मिनट में मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही रहा या गलत रहा। तो ऐसे भी आप सातों टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को आंक सकते हो। तो सबसे पहले सातों इसको यहां पर लिख लेते हैं। एक काम सातों ये कर, जिसके यहां पर लिखा हुआ है FLOAT, ठीक है ना, और इससे ये बनाया गया है। ये कैसे बनाया गया ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये होता है सातों 12, F जो होता है ना वो 6 पर होता है, F 6 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है। अब उसी के नीचे अगर हम सातों ये अगला वाला लिखेंगे, ये तब आपको समझ में आएगा। उसके अगला वाला क्या है सातों, R है, O है और सातों U है। देखिए अब R आता है 18 पर, O आता है 15 पर और U आता है 21 पर। कैसे ये 21 आया है, ये बीच वाला तो इन्होंने 15 कर दिया, लेकिन 6 + 12 कितना होता है, 18 होता है। 1 + 20 कितना होता है, 21 होता है। तो ये ऐसे बना है, तो ऐसे ही ये बना होगा और ऐसे ही सातों ये बना होगा। यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमें जो लेटर मिलेगा वो कौन सा है बताइए। R 18 पर होता है, 1 पर होता है 19 आएगा, यानी कि 19 पर सातों S होता है। M जैसा है M वैसे ही रखेंगे। E और D यानी कि 5 और 4 9 होता है, 9 पर I होता है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध सातों किससे होगा, मैं कहूंगा फूलों से होगा। फूल आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है कि SRQ, उसके बाद PON, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, फिर JIH आना चाहिए। S 19 पर होता है, P 16 पर होता है, 3 घटाया गया है और यहां पर भी 3 घटाया गया है। तो मैं कहूंगा यहां पर भी 3 घटेगा। 16 में 3 घटाओगे तो मेरे हिसाब से सातों M आ जाना चाहिए। M यहां पर है, M यहां पर है। उसके बाद K आ रहा है, सेम सॉरी L और K आ रहा है, ठीक है। R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, 3 घटाया गया और I से F हुआ है, 3 घटाया गया, तो यहां पर भी 3 घटेगा। जब यहां पर 3 घटाओगे तो L आ जाएगा, यानी कि ML कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर B में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि C दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए अगर आपसे E का विपरीत पूछा जाता है तो E का आप G बताते, अगर आपसे F का विपरीत पूछा जाता है तो F का आप सातों D बताते, लेकिन अगर C का विपरीत पूछा जाता है तो H बताते। तो C का विपरीत क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। C का विपरीत यहां पर पूछा गया है, H आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता की इकलौती बहन का पुत्र है। उस लड़के की मां का रंजीता के पति से क्या संबंध। देखिए अगर इसको बिना लिखे हम सॉल्व करें या कम से कम लिखकर इसको सॉल्व करें तो मेरे साथ जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो आप सोचिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रंजीता कहती, मान लीजिए साथियों वो लड़का ये है ना, और रंजीता जो है ना वो रंजीता ये है। अब बहुत कम लिखेंगे हम लोग। रंजीता कह रही है कि ये जो है ना ये मेरे पति यानी कि इनके पति हो गए, इनके पति के ससुर, इनके पति के ससुर कौन होंगे, तो रंजीता के पिताजी होंगे। रंजीता के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होंगी, अरे भाई ये अपनी ही बात कर रही है, यानी कि इकलौती पुत्री यानी कि खुद के पुत्र के पिता, खुद के पुत्र के पिता कौन, यानी कि अपने पति की बात कर रही है। खुद के पुत्र के पिता की इकलौती बहन यानी कि अपने पति की बहन की यहां पर बात चल रही है। तो अपनी बहन का पुत्र है, यानी कि ये जो लड़का है ना ये रंजीता के पति की बहन का पुत्र है साथियों। तो आपसे सवाल, अब आप लोग समझ गए ना ये लड़का कौन है, ये रंजीता के पति की, मतलब रंजीता के पति की बहन का बेटा है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि उस लड़के की मां कौन, ये इस लड़के की मां है ना,
इस लड़के की माँ, इस लड़के की माँ तो ये होंगी। इस लड़के की माँ रंजीता के पति से क्या संबंध, यानी कि ये जो पति है ना इनके, ये क्या कहेंगे इस लड़के की माँ को, तो भाई ये तो इनकी बहन है। तो बहन है तो बहन आपके सवाल का जवाब होगा। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल को ऐसा ही इसी टाइप से सातों आप लोग भी किया कीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं सातों 7 से यहाँ पर क्या बनाया गया है, 113 बनाया गया है। उसी प्रकार 11 से यहाँ पर सातों क्या बनाया जाएगा ये आपको बताना है। और उसी प्रकार 15 से यहाँ पर सातों 481 बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, देखिए 7 से अगर हम 113 बनाए तो मैं कोशिश कर सकता हूं। देखिए साथियों 7 से 13 बड़ा तगड़ा पड़ जाएगा। अगर हम साथियों यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले लें तो हमें 49 मिल जाएगा। अगर हम 49 की गुणा साथियों 2 से करने तो कितना आ जाएगा बताइए, 98 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा नजदीक हमें ऐसा लग रहा है। अगर हम 98 में कितना जोड़े ये आ जाए साथियों बताइए। अगर हम इसमें साथियों देखिए इसी का ही यानी कि क्या जोड़ने साथियों, अगर मैं कहूं इसी यानी कि इस नंबर का 7 गुणा 2 जोड़ने अगर हम, है ना, और फिर हम +1 कर दें तो साथियों हमें ये 113 यहां पर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब साथियों यही लॉजिक हम यहां पर अपनाते देखते हैं कि ऐसा हो सकता है, या एक काम करें इसमें साथियों डायरेक्ट अपना ले। तो मैं कहूंगा 11 का अगर आप क्या करोगे साथियों स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर बड़े नंबर मिल रहे हैं साथियों। अब यहां पर हमने क्या किया था, ये हमें मिल गया। उसके बाद साथियों 11 की गुणा 2 से करोगे, 11 की गुणा 2 से करके 1 प्लस करने की कोशिश करोगे तो 121 ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 22 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, और 1 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या करोगे, देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। अच्छा यहां पर 2 से गुणा भी तो कराई गई थी, एक सेकंड रुकिए, यानी कि यहां भी हमें 2 से गुणा कराना है। 2 से गुणा कराने के बाद जो आपको जोड़ना है वो फिर साथियों ये जोड़ना है 7 गुणा 2 यानी कि 11 गुणा 2 जोड़ना है। तो इसको जरा करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस अब इसमें साथियों 22 करना और फिर उसके बाद एक और प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए 265 आ जाएगा। क्या 265 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये ऐसे साथियों सवाल होगा, इसको 1-2 बार आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। और अच्छा एग्जाम में आएगा तो यही सेम टू सेम, सिर्फ हो सकता हो अगर शायद नंबर चेंज हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आएगा साथियों। इसलिए तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार करके। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष पर आधारित सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये चूहे हो गए और ये सभी चूहे क्या हो गए साथियों, सभी चूहे जो है ना वो कुत्ते हो गए। कह रहे कि कुछ चूहे मुर्गियां हैं, तो मान लेते इतने चूहे साथियों क्या हो गए, इतने चूहे मुर्गियां हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल साथियों जब सारे चूहे कुत्ते हैं तो मैं कहूंगा कुछ चूहे कुत्ते हैं, है ना, कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं हो गया है। कुछ चूहे मुर्गियां हैं, कुछ चूहे मुर्गियां हैं, ये भी हो गया है। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, सही है। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, कुछ मुर्गियां चूहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सातों यहां पर आपका सही हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें आपसे कह रहे हैं कि भतीजी ब्यूटिशियन महिलाएं, देखिए जितनी भी भतीजियां हैं वो सब महिलाएं हैं, यानी कि ये क्या हो गई, ये भतीजी हो गई, और जितनी भी भतीजियां हैं ये सब महिलाओं के अंतर्गत ही तो आएंगी। अब यहां पर अगर बात करें कुछ ब्यूटिशियन हो सकता हो साथियों भतीजी और महिला हो, तो कुल मिला के कुछ ऐसा आ जाएगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओ है, खाली जगह है, के एम है, खाली जगह है, ओ पी के है, खाली जगह है, ए ओ है, उसके बाद 2 बार खाली जगह है, और एम है, और फिर सातों ए है। तो इसको आपको यहां पर सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो मैं कहूंगा सातों 5 5 का बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देखोगे सातों अंत में ए आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, तो अंत में यहां पर भी सातों ए आ जाएगा। अब आपको अंतिम के 3 मिल गए हैं सातों। देखिए के एम ए, यहां पर एम ए तो है लेकिन के नहीं है, तो के बना लिया, के एम ए हो गया। के है, एम नहीं है, तो के एम ए हो गया। अब पूरा आपको मिल गया है ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ
PKMA। अब आप देख लीजिए अपने पेन से आपने क्या क्या लिखा है। आपने P लिखा है, आपने A लिखा है, आपने M लिखा है, आपने PK और क्या लिखा है साथियों, आपने A लिखा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में साथियों का ये A तो नहीं लिखा है ना, हाँ A नहीं लिखा, A तो पहले से लिखा हुआ था, चलिए तो हटा दिया मैंने। तो PAM PK कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? PAM PK ऑप्शन नंबर साथियों बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका आंसर है, मैं कह सकता हूं आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए पहले, एक निश्चित कूट भाषा में RAT को 39 लिखा जाता है, DOG डॉग को 26 लिखा जाता है, YAK को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अगर इसको हम जोड़ें जैसे 18 + 1 + 20 तो ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। उसी प्रकार मेरे हिसाब से यहां पर भी होगा, 4 + 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22 23 24 25 26, ठीक है। तो 25 + 1 + 11 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 37 हो जाएगा साथियों। 37 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ्स के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक एक क्वेश्चन साथियों, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपए का मूल्य अंकित किया, यानी कि कोई वस्तु है उस पर उसने अंकित कर दिया कि भाई साहब ये 1400 रुपए की है, और एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर इसे बेचा। यानी कि वो है तो 1400 रुपए की, लिखा 1400 रुपए है, लेकिन उसने 25% छूट भी दे दी उसको। तो ये वस्तु उसको 75% में साथियों पड़ेगी। सबसे पहले आप यही देख लीजिए ना कि जब 25% की छूट दी गई तो वो वस्तु कितने रुपए की उसको पड़ेगी। 25 तियां 25 चौक, 4 से कट करें, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 0, 35 तियां कितने होते हैं साथियों, 105 होते हैं, 105 और जो 0 लगा है वो आ गया। यानी कि जब कोई वस्तु 1400 रुपए की है और उस पर 25% की छूट दी जाती है तो वो 1400 की जगह 1050 की हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है 25% की छूट पर इसे बेचा गया, ठीक है। यानी कि जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया, यानी कि 1050 रुपए की चीज है, इस पर 12% का साथियों लाभ अर्जित किया गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 12% का लाभ हुआ है, इसको ऐसे बेचो कि 12% का लाभ हो, तो इसको 112% में आपको बेचना चाहिए, तभी 12% का लाभ होगा। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 आ गया, 5 दूना और 5 एकम 21 की गुणा 56 से करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 6 कम 6, 6 दूना 12 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1176 रुपए की वो वस्तु हो जाएगी जब उस पर 12% का लाभ पाना होगा। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 12 मीटर 15 मीटर 20 मीटर विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराई जानी है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कितना खर्च आएगा। देखिए अगर आपसे यहां पर कहा जाता कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, है ना, तो कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी तीनों विमाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। उस समय इसका जो मान लीजिए उस समय हमेशा क्या होता है, 1 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पुताई की जाएगी। मतलब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो ऑटोमेटिक 1 रुपए की किया जाएगा। 1 रुपए मतलब उस पर चार्ज लगा होगा, ये हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर 2 रुपए है, 1 रुपए तो ऑटोमेटिक होगा। यानी कि जब आप इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे तो ऑटोमेटिक उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1 रुपए मीटर की दर से निकलेगा। लेकिन उसको यहां पर 2 रुपए कहा गया है, तो जो क्षेत्रफल निकले साथियों उसको आप 2 से गुणा करा लेना, आपको पता चल जाएगा कि कमरे की चारों दीवारों पर 2 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करा जाने की लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई और साथियों गुणा एच आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो अब साथियों आप क्या करना है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर साथियों 12 + 15 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है साथियों 20 है, तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 27 दूना कितना हो जाएगा
54 हो जाएगा, और 54 दूना कितना हो जाएगा, 54 की गुणा 20 से करना है, मतलब 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये तो उसका क्षेत्रफल निकला, इसकी गुणा 2 से करा लीजिए, आपको 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। 3 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर कहते तो 3 से गुणा करा लेते, है ना। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 कम, यानी कि 2160 रुपए आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि स्थान ए से स्थान बी तक ट्रेन और बस के किरायों का अनुपात 3:5, यानी कि अगर एक जगह से आप ए से बी तक जाते हो, अगर ट्रेन से जाते हो तो 3 रुपए पड़ते हैं, और अगर बस से जाते हो तो 5 रुपए पड़ते हैं। यानी कि यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, और बस का किराया 10% बढ़ जाता है, तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात कितना होगा। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साथियों ट्रेन का किराया, है ना। ए और बी के स्थान ट्रेन और बस के किराया होगा, हाँ ये ट्रेन का किराया हो गया। और इस पर जो ट्रेन का किराया बढ़ता है 15% बढ़ता है, यानी कि 15% बढ़ेगा तो भाई साहब 115% हो जाएगा, बटे 100 लिखोगे। उसके बाद साथियों जो 5 है ना, 5 यानी कि जो बस का किराया है 5 रुपए है मान लीजिए, इस पर 10% बढ़ता है तो 110% हो जाएगा। इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 3 गुणा 115 बटे 5 गुणा 110 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, यहीं से आपको ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात पता चले, यानी कि यही अनुपात है ऐसे मान लीजिए। तो अगर 5 से कट करे, 5 दूना 10, 5 तियां 15 हो जाएगा, है ना। 5 एकम 5 ये तो हो ही क्या है। इसको अगर और साथियों कट करे, क्या ये कट होगा, ये कट देखिए 23 तियां कितना हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 दूना 6 और 110 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यही अनुपात निकलेगा, और 69:110 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ट्रेन का 69 और बस का 110, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं बता देता हूं साथियों यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, 2 भाग ब्रैकेट के अंदर -6 भाग है, 2 गुणा 3 है, ब्रैकेट बंद है, गुणा 3 - 1 है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सातों अगर हम लोग इसको सॉल्व करने पर आए तो कैसे सातों इसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले भाग लगी हुई तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर माइनस का 3 फिर गुणा 3 है तो 3 तियां 9 आ जाएगा। तो 2 भाग माइनस का 9 आ जाएगा, गुणा आपका 3 - 1 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 2 भाग लगा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, 2 है भाग है तो ये, लेकिन माइनस का ये है, और इधर कितना है सातों 3 है, माइनस का 1 आ जाएगा। 3 से कट करोगे माइनस का 3, 2 बटे माइनस का 3 और 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। समझ गए, इतनी बात क्लियर है। अब इसको आगे और बढ़ा लीजिए, 2 माइनस का, देखिए अब ये इसकी गुणा सातों इससे हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 एकम कितना हो जाएगा सातों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है। और बटे क्या आ जाएगा सातों, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस की गुणा -1 से होगी तो ये साथियों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन ये जो माइनस का 3 है ये माइनस का 3 रहेगा। तो ऊपर 5 आ जाएगा साथियों, ये 3 आ जाएगा, कुल मिला के माइनस का 5/3 आपका जवाब होगा। लेकिन ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। तो एक काम करिए साथियों, क्या माइनस का 5/3 है, तो एक काम करिए साथियों, ये 3 लिख लिया, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, बचेगा क्या 2, वो यहाँ हो जाएगा। यानी कि माइनस का 1 सही 1/2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। ये भी सवाल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट साथियों इस क्वेश्चन का है। देखिए भाई, आपसे यहां पर कहा जा रहा है क्या कि एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है, तो एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए यहां पर 2 लोगों की बात की गई है, एक किसकी बात की गई है, पर्यवेक्षक की बात की गई है, यानी कि पर्यवेक्षक काम करता है, और दूसरा कौन है साथियों, दूसरा कर्मचारी है ना। दूसरा कौन है, दूसरा यहां पर साथियों कर्मचारी है। उसके बाद आपसे यहां पर जो बात कही गई है, कह रहे कि जो पर्यवेक्षक है कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि अगर बात करते साथियों, अगर ये इसकी क्षमता कार्यकुशलता की अगर बात करें, यानी कि क्षमता की अगर बात करें, तो अगर कर्मचारी की 100 है तो ये 25% अधिक है साथियों पर्यवेक्षक की, तो इसकी कितनी होगी, 125 होगी। अगर इसको हम कट करते हैं साथियों, देखिए ऐसे करके कट करें तो 25 चौक और साथियों 25 पंजे आ जाएगा। यानी कि अगर कर्मचारी की क्षमता कितनी है, अगर कर्मचारी की क्षमता 4 है तो पर्यवेक्षक की क्षमता 5 होगी। अच्छा, इसका उल्टा साथियों यहां पर क्या होता है, समय होता है ना।
यानी कि अगर अब देखिए 5:4 है तो 4:5 हो जाएगा, यानी कि पर्यवेक्षक अगर 4 दिन में कोई काम करता है तो कर्मचारी साथियों क्या उसको 5 दिन में करेगा, है ना। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें, अब एक काम करिए, आप कुल कार्य देख लीजिए आखिर कुल कार्य है कितना। देखिए यानी कि कर्मचारी एक कार्य 25 दिनों में करता है, कर्मचारी की क्षमता कितनी, कर्मचारी की क्षमता साथियों 4 है, यानी कि डेली 4 काम करता है। तो 25 दिनों तक अगर वो कार्य करता रहता है तो वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिला के साथियों यहां पर 100 आ गया, यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम साथियों 100 है। उसके बाद कहने कि अगर ये एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी इस काम को करे, 100 काम को करे, तो वो कितने दिन में पूरा होगा। पर्यवेक्षक एक दिन में मान लीजिए कितना कार्य करता है, 5, और कर्मचारी देखिए पर्यवेक्षक एक दिन में 5 कार्य करता है, और अगर बात करते हैं 5 कर्मचारी, एक कर्मचारी 4 काम कर रहा है तो 5 कर्मचारी 20 काम करेंगे, यानी कि एक दिन में जो काम होता है 25 काम होता है। तो टोटल अगर 100 काम है और एक दिन में 25 काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर, तो मैं कहूंगा 4 दिन का ही तो इनको समय लगेगा। तो 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक सौदे में प्रतिशत लाभ जो है ना, ये क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यानी कि साथियों यहां पर अगर बात करें, इस लाइन को ही सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो ये माना जाएगा क्रय मूल्य साथियों 100 रुपए है। कितना, क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, और कहा जा रहा है कि लाभ जो है ना वो 70% है। तो लाभ कितना है साथियों, 70% है, लाभ 70% है। तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य साथियों आपका 170 हो जाएगा। इस लाइन से हमें ये सारी जानकारी मिल चुकी है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है, 40% अगर क्रय मूल्य बढ़ जाता है तो 140 हो जाता है, 40% बढ़ गया, यानी कि लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य जितना है ये साथियों 170 ही रहता है, और क्रय मूल्य 140 हो जाता है, 40 बढ़ जाता है, यानी कि तो दोनों प्रतिशत लाभ का अंतर क्या है। यानी कि अब इस पर लाभ बताइए और इस पर साथियों लाभ बताइए, ये आपको यहां पर कुल मिला के बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए पहले अगर बात करते पहले लाभ कितना हो रहा था ये, और अब लाभ कितना होगा। भाई साहब क्रय मूल्य 140 है, 170 रुपए की बेच रहे हो, 140 में खरीद रहे हो, बेच रहे हो 170 रुपए की, कितना लाभ हो रहा है 50, 60, 70, यानी कि 30 का लाभ हो रहा है। और पहले कितना लाभ हो रहा था साथियों, 70 का लाभ हो रहा था, है ना। लेकिन इसका साथियों आपको लाभ निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर बात करें हम लोग साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये तो लाभ प्रतिशत निकला हुआ है, एक इसमें से आपको कुछ घटाना है। वो क्या घटाना है, वो इसको घटाना है। तो इसका सातों लाभ प्रतिशत निकालिए तो कितना सातों 140 से 170 में बेचा तो 30 रुपए का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में बदलना है और वो प्रतिशत इसमें से घटाना है। चलिए तो सातों 140 से 30 रुपए प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 300/14 यहां पर आ जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट सातों हम लोग कट करवाएं तो यहां पर अगर इसको कट करवाते तो 21.42 बचता है, यानी कि इतना आता है। तो अब सातों कोई दिक्कत नहीं यहां पर होना चाहिए। अब ये सातों पहले का लाभ था, ये बाद का लाभ है, यानी कि दोनों प्रतिशत लाभों का अंतर आपको बताना है कितना होगा। तो 70 में से 21.42 को घटा दीजिए, तो अगर घटाते हैं तो लगभग 48.57% आता है। और 48.57% कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे भाई घटा तो आप भी सकते हो, 70 में से 21.42 को, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देता है। कितने प्रतिशत की सातों, 12% की छूट देता है। और वो छूट देने के बाद रियासती मूल्य पर 17% की छूट देता है, यानी कि 2 छूट देता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यदि अंकित मूल्य 21,912 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। मैं कहूंगा अंकित मूल्य x होगा। इस x मूल्य पर पहले 12% की छूट दी गई, यानी कि 88% में वो बेचा गया। उसके बाद फिर 17% की छूट दी गई, यानी कि अब 83% में वो बेचा गया। तो जब वो बिक रहा है तो वो 21,912 रुपए का बिक रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना है, x का मान यहां से निकालना है, वही आपका अंकित मूल्य जो है ना वो हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 21,912 आ गया, गुणा आपका 100 गुणा 100 यहां पर आ गया, और बटे में कितना आ जाएगा सातों 83 गुणा 88 आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सातों कैलकुलेट करके मुझे बताना है।
चलिए तो कोशिश करते हैं साथियों इसको कैलकुलेट करने की। अगर इसको हम 4 से कट करें तो साथियों 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको 4 से कट करें तो 25 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या ये 11 से कट हो रहा है, देखिए ज़रा, अगर 11 से कट हो जाता है साथियों तो फिर हमारे लिए जो है ना वो 22 भी बहुत आराम से साथियों यहाँ पर कट हो जाएगा। चलिए 11 एकम 11 हो गया, अब कितना बचेगा साथियों, 10 बचेगा, 109 हो जाएगा। 11 नीम 99 हो जाएगा और 11 धाम 110, तो 11 नीम 199 हो जाएगा। फिर साथियों 11 नीम 199 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, बिल्कुल पूरा पूरा आ गया, और 11 दूना 22 हो जाएगा। 2 से अगर इसको कट करें तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 छंग 12। अब साथियों यहाँ पर 100 है और 25 है, और नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, 83 बचा है खाली, बस। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके कट कर लूँ साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, 996 गुणा 25 गुणा 100, इसकी भाग किससे कर देते हैं साथियों, 83 से कर देते हैं, तो लगभग 30,000 साथियों आता है। और 30,000 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्योंकि क्लास वैसे ही थोड़ी लंबी हो गई है और अगर कटिंग करेंगे साथियों तो उसमें भी समय आपका चला जाएगा। 59 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की जाकर बनेगी। एक आध सवाल और है साथियों, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है क्या कि यदि किसी गोले का व्यास 56 है, 56 सेंटीमीटर किसी गोले का व्यास है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर बात करते हैं 4 पाई की वैल्यू कितनी है साथियों, 22/7, और आर कितना है, व्यास है 56, तो इसका आधा ही तो होगा साथियों त्रिज्या, व्यास की आधी ही तो होती है साथियों त्रिज्या। तो 28 आ जाएगा, यानी कि 28 गुणा 28 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो अब आपकी 22 चौक कितने हो जाएंगे, 88, और 4 की 28 से साथियों गुणा करोगे तो 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 4 दूना 8 और आपका 11 हो जाएगा। यानी कि 88 की गुणा साथियों आपको किससे कराना है, आपको 112 से कराना है। तो इसको भी साथियों मैं करा लेता हूं। 88 गुणा 112 अगर करेंगे तो 9856 आता है, और 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने के दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि अगर HCF 14 है तो LCM कितना होगा। अगर मैं आपको हर बार बताता हूं, कभी भी साथियों संख्याओं का आपको अनुपात अगर दे रखा हो, अनुपात आपको दे रखा हो और आपको HCF दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अनुपात का HCF से गुणा कराना है। वो क्या निकलेगी, वो आपकी पहली संख्या निकलेगी। उसके अलावा आपको दूसरी संख्या का HCF से गुणा कराना है, वो आपकी क्या निकलेगी, वो आपकी दूसरी संख्या निकलेगी। तो जब दो संख्याएं आपके पास आ जाएंगी, दोनों संख्याएं, तो उनका LCM तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलिए तो इसको सातों इस हिसाब से करा लीजिए। 14 पंजे कितना हो जाएगा सातों, 70 हो जाएगा। उसके अलावा सातों अगर बात करें 14 नीम कितना होता है सातों, आपका 126 होता है। तो इसका LCM निकाल लीजिए, 2 से कट करेंगे 35 आ जाएगा, 2 छक 12, 2 3 6 आ जाएगा। उसके अलावा सातों अगर बात करते 3 आ गया ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे 3 7 21 हो जाएगा। अब 7 से कट करेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब एक बार 5 से और कट होगा तो 2 3 6, 6 3 18, 18 गुणा 7 पंजे 35, यानी कि 18 और 35 की गुणा सातों अगर हम लोग कराएं तो कितना आता है, तो 630 आता है। तो मैं कहूंगा कि लघुत्तम समवर्ती कितना निकलेगा, 630 निकलेगा, और 630 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। और ये अंतिम सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो सवाल गुजर रहा है ये अंतिम सवाल आपके लिए है। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यंजक है 20% ऑफ 80 प्लस 2x बराबर 45% ऑफ 30 प्लस 20% ऑफ 85। इसमें आपको x का मान निकालना है, क्या हो सकता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, देखिए कभी भी अगर ऑफ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है साथियों गुणा, यानी कि अब आपको गुणा करानी है सबसे पहले, ठीक है ना। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 लिख लिया मैंने, गुणा लगा लिया, ऑफ की जगह पर 80 आ गया, प्लस 2x आ गया, 2x आ गया, बराबर 45% लिखा है तो 45/100 आ गया, गुणा 30 प्लस 20% लिखा है तो 20/100 आ गया, गुणा 85 यहां पर हो गया। इतनी बात सातों क्लियर हो गई है ना।
अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। अब देखिए ये कट हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 से इसको अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कम 5 और 5 छंग 30, यानी कि इसकी जगह पर आपका 16 आ चुका है। 16 प्लस 2x आ गया। और अब इसको कट कर लीजिए। देखिए इसको अगर सातों कट करेंगे ना तो 5 निम 45 हो जाएगा। 5 से कट करोगे ये आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 तियां 27, 27 बटे आपका 2 आ गया। प्लस इसको अगर कट करें 5 से कम 5, सॉरी 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 17 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर सातु कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सातु अगर हम लोग कट करें, उसके बाद अगले स्टेप की अगर बात करें, देखिए ये आपका एक काम करिए, बराबर के उधर ये 17 है ना, अगर ये बराबर के उधर माइनस का 16 हो जाए, यानी कि कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हमारा कम हो जाएगा। 2x बराबर 27 बटे 2 है ना, और प्लस ये 17 लिखा हुआ है, बराबर के इधर है प्लस का 16, उधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो एक काम करिए, 17 माइनस 16 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख लीजिए ना। ठीक है, 1 लिख लिया। उसके बाद सातों यहां पर अगर बात करें उसके बाद सातों यहां पर अगर बात करें, अब आपको सातों क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना होगा। देखिए 27 ही आ जाएगा, 27 प्लस आपका 2 एकम 2 आ गया, बटे में सातों 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सातों, तो कोई दिक्कत आपको यहां पर महसूस नहीं होना चाहिए। अब 29 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा, और बराबर क्या है, 2x है। तो बराबर है 2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 29 बटे 4 हो जाएगा। तो यही आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो 29 बटे 4 को और थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 है नीचे, 4 सत्ते 28 होता है, बचे 1 वो यहां पर आ जाएंगे, यानी कि 7 सही 1/4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों सारे के सारे सवाल, जिसमें मैथ थी, जिसमें रीजनिंग थी, जिसमें जीके, करंट अफेयर और हिंदी थी। ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताइएगा इस पूरी क्लास के बारे में। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप वाकई में इसमें पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में साथियों ऑल क्लासेस का, यानी कि अभी तक जितनी भी 2026 के लिए क्लासेस मैंने तैयार की हैं, वीडियो रिकॉर्ड करी हैं, उन सारी वीडियोस को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपनी सारी वीडियोस को साथियों कवर अप कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का कर सकते हैं। तो पहला काम तो आप ये करिएगा। दूसरा काम करिएगा आप कि मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उन दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा तीसरा आप काम ये करिएगा, जो आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें मैथ है, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें जीके है, जिसमें हिंदी है, इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ आपको हल सहित दी जा रही है, सॉल्यूशन के साथ दी जा रही है। जैसे कि हर रीजनिंग का सॉल्यूशन जस्ट उसके नीचे होगा, फिर दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट, और बहुत आसान भाषा में आपको यहां पर समझाया गया है। हिंदी का सवाल, उसके नीचे उसका जवाब, ऐसे करके है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे और मॉडल पेपर दिए जाएंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल दिए जाएंगे। उसके अलावा फिर बचेगा आपका कुछ नहीं, उसमें से आपका सातों मेरे हिसाब से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में आपको वो पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले लीजिएगा जाकर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथों जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।